हमने जो है 7 तारीख को जो टेररिस्ट टारगेट्स 9 चुने थे, उनको हमने रात के 1 बजे लेकर के 1:30 बजे के बीच में स्ट्राइक किया। आपको पता है इसके पहले बालाकोट के ऑपरेशन हुए थे, और बालाकोट के ऑपरेशन हम कहते रह गए कि ये हमने मारे हैं, सक्सेसफुल हैं, लेकिन एविडेंस या इस तरह की सैटेलाइट इमेजरी या फोटोग्राफ नहीं थी। लेकिन अब जो हम कर रहे थे, रात के 1:30 बजे क्यों किया हमने? 1 बजे, वो तो सबसे अंधेरा होता है, सबसे मुश्किल होगा सैटेलाइट इमेजरी लेना, उसकी फ़ोटोग्राफ लेना, एविडेंस कलेक्ट करना। फिर भी हमने रात के 1 या 1:30 बजे किया। ऐसा क्यों था? ऐसा 2 कारणों से था। एक तो हमें अपनी क्षमताओं के, अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर भरोसा था कि रात में भी करेंगे तो रात में भी उसकी इमेजरी ले सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हम लोग सिविलियन कैजुअलिटीज़ जो है अवॉइड करना चाहते थे। सबसे बेहतर समय होता 5:30-6 बजे का टाइम, जबकि उजाला होना शुरू हो जाता है, बट वो टाइम जो है पहली अजान या पहली नमाज का भी होता है। तो उस टाइम उसी भावलपुर में, मुरीदके में इस तरह का चहल पहल शुरू हो गई होती, तो काफ़ी सारे सिविलियंस मारे जाते। हो सकता है वो टेररिज्म के साथ उनका कनेक्शन हो ना हो, तो हम लोग वो चीज़ अवॉइड करना चाहते थे कम्प्लीटली। इसीलिए जो समय जो है हमने 1 से 1:30 बजे का चुना। 7 तारीख को ही क्यों चुना, वो खैर दैट वाज बेस्ड ऑन, हमने जो उनकी फ्लाइंग एक्टिविटी देख रहे थे 23 तारीख के बाद से, उन्हें ऐसा खतरा था शायद हम एयर से अटैक करेंगे। तो वो लोग कितने बजे वो लोग उड़ते थे, वापस अपने बेसेस में आ जाते थे, फिर दिन के टाइम में सुबह होने के पहले फिर से उड़ते थे। वो देख करके हमने सोचा कि ये 1 से 1:30 बजे का टाइम ठीक है। और 7 तारीख का समय, 7 तारीख का समय मौसम के लिहाज से भी ठीक था, क्योंकि वही एक विंडो थी जहाँ 3-4 दिन मौसम साफ़ था और बारिश नहीं थी। अगर बारिश वगैरह होती तो फिर हमें थोड़ी इमेजरी लेने में प्रॉब्लम होती। तो ये एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। आपको ऐसा लगेगा, जो हमने नॉर्मली पढ़ा है कि आर्मी ने 7 टारगेट्स को एंगेज किया और एयरफोर्स ने 2 टारगेट्स को एंगेज किया। मेरे ख्याल से शायद काफ़ी कम लोग को पता है कि नेवी भी इन्वॉल्व थी इसमें। नेवी जो है उनके पास भी ऐसी क्षमताएं थी कि वो लंबी दूरी तक लॉयटर एम्युनिशन से प्रहार कर सके, और S-400 और S-120 उनके पास ऐसे 2 हथियार थे उन्होंने जो लिए हुए थे, जिसका पता हम लोग को पता था IDS ने। तो फिर ये मैंने नेवी और एयरफोर्स को ऑफ़र किए, तो उन्होंने नेवी के मार्कोस, नेवी के जवान जो कमांडो हैं वो JNK और पंजाब में डिप्लॉय हुए, तो ये चीज़ भी इस्तेमाल की गई। तो इसके जो नेवी ने जो अरेबियन सी में जो किया, उसके अलावा तो नेवी की भी हथियार और जवान इस्तेमाल किए गए, और उन्होंने भी एटलीस्ट आर्मी के टारगेट्स में बड़े सटीक तरीके से अपना वेपन्स का इस्तेमाल किया और एग्जाम्पल दिया। तीसरी चीज़ जो है मैं ये बताना चाहता था कि जब उड़ी का हमला हुआ था तो हम लोग ज़मीनी रास्ते से गए थे, और जब बालाकोट का हुआ था तो एयरफोर्स के लार्ज स्ट्राइक पैकेज करीब 50 हवाई जहाज डिसेप्शन के लिए 50 का स्ट्राइक पैकेज गया था। अगर हम यही चीज़ करते दोबारा तो फिर सक्सेस उतनी नहीं मिलती, क्योंकि किसी भी मिलिट्री ऑपरेशंस में नवीनता लानी ज़रूरत है, मतलब सरप्राइज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा, और ये कठिन भी है, हर एक रणनीति जो है नई होनी चाहिए हर एक बार आपकी। तो इस बार हम लोग ने सोचा था कि लॉयटर एम्युनिशन और ड्रोन्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा। ये क्षमता जो है हमने आखिर एक्वायर करनी शुरू की थी अज़रबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई के बाद में। तो इसका इस्तेमाल किया, क्योंकि ये एयर तो इस्तेमाल करता है बट लोअर एयर स्पेस है, काफ़ी नीचे चलता है, और काफ़ी 30-40 किलोमीटर तक सटीक निशाने लगा सकते हैं ये वाले हथियार। और हमें पता था कि पाकिस्तान के पास इस तरह की क्षमता नहीं है जो इस तरह को जैम कर पाएँ या उसको डाउन कर पाएँ, तो हम लोग ने बाकी प्लानिंग के साथ में इनका इस्तेमाल किया। एक ही चीज़ है कि हमेशा हम लोग कोई जब टारगेट का एनालिसिस करते हैं, या पॉलिटिकल एम पूरा होना चाहिए मिलिट्री एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से भी। मतलब आफ्टर ऑल हम लोग मिलिट्री का फोर्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के कारण। तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव सुप्रीम होता है, तो ये लॉयटर एम्युनिशन वगैरह करने से भी क्या हमारे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे थे? तो एक प्रकार से एक छोटी सी वो रह रही थी कि भावलपुर का जो टारगेट था वो 120 किलोमीटर दूर था, और लॉयटर एम्युनिशन या इस तरह के उससे करने से
कर तो सकते थे, हमारे पास क्षमता थी, बट गारंटी नहीं थी, और वो एम्यूनेशन को पहुंचने में 1-1.5 घंटा 20-30 मिनट लगते। तो फिर हम लोगों ने जो है एयरफोर्स को इस्तेमाल करने का ठाना दोबारा इन 2 टारगेट्स के लिए, और एयरफोर्स ने सही टारगेट्स वगैरह इस्तेमाल करके काम किया। आखिरी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि ये प्रिसिशन स्ट्राइक्स जो हमने की इतनी लंबी दूरी में 100-150 कभी 30 किलोमीटर में इतनी छोटे से इलाके में घर के ऊपर इस चीज़ को गिरा देना, मतलब इट्स कभी कभी लगता है कि ये एकदम नामुमकिन काइंड की चीज़ है। रात के अंधेरे में आप यहाँ से कोई चीज़ कर रहे हो जो 30 किलोमीटर दूर जाएगी और इस बंच के ऊपर यहीं पे गिरेगी बिल्डिंग के सेंटर में, जो कि जितने भी JNK के अंदर टारगेट्स थे जो आर्मी ने एंगेज किए, जैसे इनके एयरफोर्स के भी टारगेट, सभी जगह जो है सटीक निशान लगा। तो ये कैसे होता है, इसके पीछे बड़ी कड़ी मेहनत है। तो मतलब ये ज्योग्राफी है इसमें बड़ी सारी, जो स्पेशल स्टडीज़ हैं इसमें जो है कितनी एलिवेशन है टारगेट का, कितनी ऊंचाई है, कितनी दूरी है, कितना एंगल है, कहाँ से जाएगा, एक पूरी साइंस है मेंसुरेशन कैलकुलेशन की, काफ़ी कैलकुलेशन होती है, रिकॉग्निशंस होती है, उसके बाद जब आप ये कर पाते हो तब इस तरह की एक्यूरेसी आपको मिलती है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से बटन दबाया तो मिसाइल गई और वहाँ गिर गया, ना, ऐसा नहीं है। तो काफ़ी मेहनत लगती है और ये आसान नहीं है। तो मैंने सोचा ये कुछ एक बातें शायद नॉर्मल लोगों के उस पर संज्ञान में ना हो, और शायद इसको इंटरेस्टिंग लगे बच्चों को कि ये चीज़ क्या हुई थी, कैसे हुई थी। तो मैंने सोचा इसके बारे में जिक्र करूँगा। मुझे बस इतना ही कहना था। बच्चे लोग के जो सवाल होंगे, मैं यहाँ से या यहाँ से बैठ कर के, मेरे साथ एयरफोर्स के ऑफिसर भी हैं, आर्मी के भी हैं, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और मुझे कुछ दिखा रहे थे सवाल कि शायद बच्चे इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं, तो वो सवाल देख करके मुझे ऐसा लगा ये फ़ौज ने आपको सवाल दिए हुए हैं कि ये पूछ लेना साहब से, तो वो गलती मत करना, आपके जो मन में है वो सवाल पूछिए, ठीक है। तो यू आर फ्री टू आंसर, आई मीन आस्क एनीथिंग। In the armed forces, I told you, the reason for our motivation, why we do things, and I hope whatever we do further motivates the children of the country to take armed forces officer, emulate them in the manner in which they are serving the country. While 100% of the time it's not a state, India is not in a state of war, we are not fighting always. But we are always preparing for war, that's important. But while doing that, we also take out time to help in nation building. There are a large number of projects which the nation has undertaken, whether it is Swachh Bharat Abhiyan, Ek Ped Maa Ke Naam, Mera Mati Mera Desh, women empowerment, Digital India, Solar India. We are part of all initiatives of the Government of India. So we contribute our this thing not only nation building while by protecting the nation or securing the nation, but by also being part of every kind of development activity, so that we achieve that aim of being Viksit Bharat or a developed India by 2047. Okay. Thank you, sir. Thank you so much, sir. अगला सवाल, हाँ, इस तरफ। Good morning, sir. Sir, good evening, sir. Sir, I am Arslan Faiz of class 10 in Guru Nanak School. Sir, my question is, how did the Indian Army know that the Pahalgam attack was carried out by Pakistan only? Yeah. So, this is of course a number of factors which were there, and most of them are now there in the open media. Right in the beginning, if I recall, there was an organization known as TRF, which claimed responsibility for these particular attacks. TRF was closely linked to LET in the past, and when probably they saw the scale of the attack, they immediately withdrew that particular claim. But in the digital era, whatever imprint you leave in the digital domain will remain forever. So we are able to trace back
that these activities, who had uploaded that responsibility, and then who had deleted those acts and disclaimers, etc., that were all done. Number of, if you remember, one of the targets which we hit, that was in Punjab, known as Sarjal village. Sarjal village is nothing. There is just an old PHC of theirs, a public health center, which is just a small barrack and a small MI room. From that particular place, 4 or 5 terrorist groups had infiltrated earlier, and since we had technical intelligence from the equipment which was recovered from them, that the start point of the release was that particular place. It had no other significance. We hit it to convey a message that we know from where you start when you launch your place, your terrorist, and that's why we hit such kind of targets. So we had some kind of concrete evidence that there was complicity of people residing across the border in these particular attacks. The language which the people used was not the language which Kashmiris use. It was the language which is spoken by people in Pakistan. So there are a number of such kind of evidence which led us to the conclusion that these attacks were done by people from across the borders. And there could be more evidence of this with intelligence agencies. So that's all I had to tell you about this. थैंक यू सो मच सर. एक वहां से हाथ उठ रहा है. यस यस प्लीज. Good evening, sir. I am Arush Verma from class 11th. I study in GD Goenka Public School. And my question is, how did Operation Sindhu change India's position along the line of control? Say again. Sir, how did Operation Sindhu change India's position along the line of control? Please sit down. See, the line of control is a thing which got evolved after the 1971 war. Before that, in 47, where the war ended, it was known as the ceasefire line. And when we kind of defeated Pakistan in the 1971 war, returned their prisoners, and in return, you know, they agreed to the Shimla agreement, and part of that agreement we had to, this line of control evolved from the ceasefire line. When you look at the word line of control, means each side exercises control on its own side, whereas a ceasefire line can be changed, so there's some kind of stability. So there is no way that the situation on the line of control may change, but the line of control will remain like that, because that's how we have accepted and signed as a document. So that is important. Yes, of course, there were on the line of control large number of activities. We've been maintaining ceasefire for some time on the line of control, but during Sindoor, there are large number of cross-border activity firing. We destroyed those 7-8 camps in J&K and Punjab by the army. Some of them were across the line of control, and that resulted in escalation in which most of the escalation bouts we were able to dominate the adversary. But the status of line of control remained the same. Thank you, sir. Yes, from the last. Good evening, sir. I am Arnav Radube from school Guru Gobind Singh Public School. My question is, what is the biggest challenges faced by soldiers on ground in modern warfare? What are the challenges faced by soldiers on the northeastern borders? No, sir. In modern warfare. Modern warfare. So, warfare is always evolving, and mostly it is driven by technology. How we're going to fight the next war is always, enigmatic for all of us. We should be fighting, like, say, I have always saying that today's war with tomorrow's technology. To understand how technology will change, how this will affect warfare, that's the biggest challenge for all of us.
and we all grappling with it. Warfare, which we thought was restricted to traditional domains of air, land, and maritime domain, has now expanded to newer domains like space, cyber, electromagnetic spectrum, and even in the cognitive domain. So this produces for us number of different kind of challenges, which we have to clear first conceptually, doctrinally, as to what we want to do, and then create organization and structures, acquire the necessary withal, practice, train, and then execute it. So these are the kind of challenges for modern warfare. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, two more questions. We can take two more questions. Yes. Good evening, sir. My name is Ahana Pandey. I'm from St. Anthony's School. And my question is that what were the difficulties and living conditions that the army faced during the war? This particular war was slightly different from the wars we have fought earlier. In some manner, we have described it as non-contact warfare. You know, some of the times we were striking quite deep in the depth of Pakistan. The range of weapons which we used was very, very long. We saw our adversary only through the help of satellite images or electronic intelligence or signal intelligence. We did not see them face to face. So this war was slightly different. It was also multi-domain. This was being fought in land, air, sea, electromagnetic, space, cyber, all these domains. So these were the kind of challenges which the soldiers faced to adapt to this kind of warfare. Thank you so much, sir. ये आखिरी सवाल होगा. Yes, please. Good morning, sir. Myself Ananya Chaube from Cambrian Public School, and my question is, what lessons did the armed forces learn from this operation? So every service of ours has learnt its own kind of lessons. As I just mentioned, this was a new kind of warfare. The first and foremost is the matrices of victory at a very broad level, apex level, that are slightly different in this warfare. Till now, we have assumed victory in terms of, say, capture of territory, the number of equipment which is destroyed, or number of prisoners of war you have captured, or soldiers you have killed. So these were associated with a traditional way of fighting warfare. In some of these cases, we never occupied any territory, yet we perceive that we have beaten Pakistan very decisively. So I think one of the matrices of victory over here is the sophistication of our attack, which was demonstrated to that. So that particular thing gives you a kind of ascendancy over your adversary, that, oh, you've been able to dominate him in all spheres, in every level of escalation, in every domain. The moment you are able to do it, it gives you a sense of victory. So the old matrices of victory are different, the new matrices of victory are entirely different. There would be a number of lessons for the Army, Navy and Air Force, even space and cyber, in how we conducted operations, whether there is more coordination required, more coordination within that particular domain or inter-domain coordination. So there are hundreds of lessons which we all have taken into account and trying to put in place so that next time we do things, we'll do it slightly, not slightly, much, much better than what we did this time. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. सीरियस जनरल अनिल चौहान सर का बहुत बहुत आभार. इतनी संजीदगी से, इतनी संवेदनशीलता से इन बच्चों के क्वेश्चन को सुनकर उनका जवाब देने के लिए. साथियों, भारतीय सेना का शौर्य, साहस और वीरता आसमान की ऊंचाइयों से आगे हमेशा रहे. भारत मां की आन बान और शान बनी रहे. हर एक भारतीय जो कहे कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, और भी दूं, और भी दूं. ऐसी भारतीय सेना के लिए एक बार जोरदार तालियां, और मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत
माता की। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in